चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड है। जैस्मिन ने सोचा कि जब तक अविनय जाएगा तब तक वो नहीं सोएगी और उस पर नजर रखेगी, इसीलिए वो ईश्वत के पास जाकर लेट गई। ईश्वत ने जैस्मिन के सीने पर अपना सिर रखा और प्यार से कहा, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट ईश्वत। कुछ ही देर में ईश्वत के सिर पर हाथ फेरने के बाद ईश्वत सो गया। ईश्वत के सोने के बाद जैस्मिन अविनय के सख्त चेहरे की ओर ही टकटकी लगाकर देख रही थी। अविनय अभी भी खुली आंखों से कार्टून देख रहा था। उसने एक बार भी अपने चेहरे को जैस्मिन की ओर नहीं घुमाया था। जैस्मिन बीतते हर एक मिनट को एक दिन की तरह फील कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों अविनय अभी तक वहां से नहीं गया था और ऊपर से वो इतना मैच्योर होकर बच्चों के कार्टून देख रहा था। जैस्मिन काफी थकी हुई थी, इसलिए उसको आखिर में नींद ही आ गई। उसके सोने के बाद अचानक उस शैतान का चेहरा मुड़ा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बिस्तर से उठा, उसने लाइट्स को ऑफ किया और उस ओर आ गया जहां पर जैस्मिन लेटी थी। बिस्तर काफी बड़ा था, जैस्मिन की उस साइड भी काफी जगह थी। वहां पर आकर अविनय लेटा। उसने जैस्मिन के हाथ की उंगलियों को पकड़ा और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। जब उसने महसूस किया कि जैस्मिन गहरी नींद में है तो उसने जैस्मिन के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया, उसके सॉफ्ट होंठों पर अपनी उंगलियां फेरी और फिर उसने जैस्मिन की गर्दन पर अपना हाथ रख लिया। अविनय उसके काफी करीब था। वो जैस्मिन की शरीर की खुशबू को महसूस कर पा रहा था। उसने खुद से ही कहा, क्यों ये वो होकर भी वही लगती है। काश मुझको उसका चेहरा याद होता। ये कहकर अविनय वहां से उठा और वो सीढ़ियों से होकर नीचे चला गया। नीचे एक खाली रूम में उसका पियानो रखा था। उसने पियानो पर रखे नोट्स को देखा और एक शांत ट्यून को प्ले किया। वहीं रूम में सोती हुई जैस्मिन को अचानक पसीना आ रहा था। उसे पियानो की वो धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जिस आवाज की वजह से जैस्मिन को डरावने सपने आ रहे थे। अगले दिन जैस्मिन जाग उठी तो वो और ईश्वत दोनों कमरे में अकेले थे। ईश्वत और जैस्मिन दोनों शावर लेने के बाद किचन में गए। ईश्वत को किचन काउंटर पर बैठाने के बाद जैस्मिन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। दोनों ने किचन में ही ब्रेकफास्ट बनाकर खा भी लिया था और जब तक अविनय टेबल पर आया टेबल बिल्कुल खाली थी और उसके कुछ देर बाद ही जैनी आंटी वहां आए और उन्होंने नौकरों से कहकर टेबल पर ब्रेकफास्ट लगवाया। अविनय ने हॉल में आकर जैनी आंटी से पूछा, वो दोनों कहाँ हैं और वो कब ब्रेकफास्ट करेंगे। जैनी आंटी ने कहा, उन्होंने तो बहुत पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो अब वो औरत कहाँ है? अविनय ने नाराजगी से पूछा। गार्डन में है वो दोनों। जैनी आंटी से ये सुनकर अविनय ने ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया और वो भी गार्डन में जाकर उन दोनों को खेलते हंसते खिलखिलाते हुए देख पा रहा था। कुछ दिन और उन सभी ने हंसते खेलते बिताए। अब जैनी आंटी को भी जैस्मिन पसंद आने लगी थी और उन्हें ये भी पता चल गया था कि जैस्मिन को ईश्वत की सच्चाई पता चल गई थी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन अविनय और कियारा की शादी थी। अविनय ने एक वाइट 3 पीस सूट पहना। अविनय उसमें बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जब जैस्मिन ने अविनय को देखा था तो वो भी उसे देखती रह गई थी, मगर जैसे ही अविनय ने उसे देखा था तो उसने अपनी नजरें चुरा ली थी। कुछ ही देर में अविनय, जैस्मिन और ईश्वत और साथ में अलेक्स से एक ही कार में बैठकर पारिक परिवार के पैलेस की ओर चल दिए। जैस्मिन ने एक साधारण सा वाइट गाउन पहना हुआ था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ईश्वत ने भी जैस्मिन की तरह ही एक गाउन पहना हुआ था। जैस्मिन कार में बैठी अविनय को देख रही थी जो कि बार बार अपने फोन में ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कार से उतरकर जब वो चारों पारिक परिवार के उस घर में गए तो उनका अच्छे से स्वागत हुआ, पर वो शादी बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से हो रही थी जिसमें कुछ ही जाने माने परिवार शामिल थे, जिनमें से एक प्रशांत का परिवार भी था। जैसे ही मेहमानों की भीड़ में खड़े प्रशांत की नज़र जैस्मिन की ओर बढ़ी, वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जैस्मिन की ओर बढ़ गया और उसने जल्दी से जाते ही जैस्मिन के दोनों हाथों को पकड़ लिया। ये देखकर अविनय की आंखों में जलन साफ देखी जा सकती थी। तभी अविनय के सामने कियारा की मां आ गई और वो अविनय को अपने साथ लेकर चली गई।
वहीं जैस्मिन, प्रशांत और ईश्वत तीनों बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे। जैस्मिन प्रशांत को ये नहीं बता सकती थी कि ईश्वत ही उसकी बेटी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, मगर वो काफ़ी परेशान थी। प्रशांत उसे और ईश्वत को कोई न कोई जोक सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा करते हुए वो बार बार जैस्मिन के कंधे पर भी हाथ रख रहा था, जिसे देखकर दूर खड़े अविनय की आंखें गुस्से से जल रही थी। शादी का टाइम भी हो गया। इस शादी में हर कोई खुश था, मगर यहाँ पर कोई ऐसे दो लोग भी थे जिनकी खुशी का कारण कुछ और था। वो थे एलिना और रोसलिना, दोनों एक कोने में खड़ी अविनय पर अपनी नज़र गड़ाए हुई थी। उन्होंने जैस्मिन को नहीं देखा था, वो तो बस पारिक परिवार में उन दोनों के बिछाए जाल की वजह से होने वाले तमाशे का इंतजार कर रही थी। शादी का वक्त हो गया और कियारा को बुलाने के लिए कहा गया। कियारा की मां वैशाली जी के साथ रोसलिना भी कियारा को लेने के लिए जाने लगी। ये देखकर वैशाली को कुछ अच्छा नहीं लगा, मगर वो सबके सामने उसे मना भी नहीं कर सकती थी। जब दोनों ने कियारा के रूम का दरवाजा खोला तो वो वहां कुछ देखकर हैरान रह गई। रोसलिना ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, हे भगवान, सब क्या हो रहा है? कियारा दीदी, ये आपकी क्या हालत हो गई है? और ये लड़का कौन है? रोसलिना ने हैरान होने का नाटक किया। वहीं सामने का नज़ारा देख वैशाली जी के कदमों से जैसे जमीन खिसक गई। उनके सामने जो नज़ारा था वो उनकी आंखों से देखा नहीं जा रहा था। सामने बिस्तर पर कियारा लेटी हुई थी, जिसके कपड़े कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे और उसके ऊपर एक लड़का था। उस लड़के ने जब कमरे में उन दोनों औरतों को आते हुए देखा था तो उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था और जानबूझकर उसने कियारा की नंगी कमर को उजागर कर दिया था। वैशाली जी तो ये देखकर बेहोश होने वाली थी। रोसलिना ने उन्हें संभाला। उस लड़के ने जल्दी से अपनी कमर के चारों ओर ब्लैंकेट लपेटा, फर्श से अपने कपड़े बड़े ही बेशर्मी से उठाए और बाथरूम में जाकर वो कपड़े पहनकर बाहर आ गया। जब वो कियारा के रूम से जाने लगा तो वैशाली जी अपने होश में आई। उन्होंने उस लड़के के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। कौन हो तुम और तुम्हारी मेरी बेटी के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उस लड़के ने बड़े ही बेशर्मी से कहा, आंटी जी आप क्या कह रही हैं? आपकी बेटी कियारा ने ही मुझे रात को बुलाया था। उसने कहा कि वो अकेला फील कर रही थी। निकल जाओ यहाँ से, वैशाली जी गुस्से से बोली। वो लड़का वैशाली की बात सुनकर वहां से जाने लगा। रोसलिना कई दिनों से कियारा के साथ समय बिता रही थी। वो जबरदस्ती उसके साथ पार्टी में जाती थी। वहां रोसलिना इस लड़के से मिली थी और वो ये जान गई थी कि इस लड़के के मन में कियारा के लिए फीलिंग थी, इसलिए उसने उस लड़के को पिछली रात कियारा के साथ ये सब करने के लिए यहाँ बुलाया था और उसने ही कियारा को ड्रग दिया था, जिसकी वजह से कियारा बेकाबू हो गई थी। इस तरह कियारा को बर्बाद करने का रोसलिना का प्लान कामयाब हो गया था। जब लड़का वहां से जा रहा था, वैशाली जी ने उससे कहा, रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो अभी इस रूम की विंडो से चले जाओ। लड़के ने वैशाली जी की बात सुनकर कहा, आंटी जी, खिड़की से मैं नीचे गिरा तो मैं मर ही जाऊंगा, क्यों ना मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम में चला। उसके जाने के बाद वैशाली जी जल्दी से बिस्तर के पास गई। उन्होंने कियारा को होश में लाने के लिए पास में रखे पानी के जार को उसके ऊपर उड़ेल दिया और उसे हिलाते हुए कहा, उठो कियारा, ये सब क्या किया तुमने? ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया? आह, मोम, क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ और मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कियारा के सवाल सुन वैशाली जी ने कहा, कियारा होश में आओ, आज तुम्हारी शादी है और तुम किसी भी हालत में आज बर्बाद नहीं होने दे सकती। याद करो तुमने पिछले 4 सालों से अविनय से शादी करने के लिए क्या कुछ किया है। तुम आज इस मौके को ऐसे नहीं गंवा सकती। वैशाली जी के कियारा को होश में लाने पर कियारा को होश आने लगा। उन्होंने कियारा को उठाकर जल्दी से वेडिंग गाउन पहनने के लिए कहा। जब कियारा बाहर आई तो वैशाली जी ने घूर कर रोसलिना को देखा और कहा, बाहर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और हाँ, तुम्हें बहुत अच्छे से मेकअप करना आता है ना, तो तुम ही आज मेरी कियारा का मेकअप करोगी, और ध्यान रहे मेकअप से कियारा के शरीर से हर निशान हट जाना चाहिए।
रोसलीना ने बहुत ही आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कुछ ही देर में उसने अपने पर्स को खोला और उसमें से मेकअप किट निकालकर वैशाली जी के सामने कियारा का मेकअप किया। कियारा को अभी तक उस लड़के के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे तो बस यही याद था कि आज उसकी शादी का दिन है और उसे आज अविनय की वाइफ बनना है। कियारा को रोसलीना और वैशाली जी दोनों पकड़कर नीचे लेकर गई। मेकअप से भी कियारा के शरीर, गर्दन के निशान ढक नहीं पाए थे, इसीलिए वैशाली जी ने अपना खानदानी डायमंड नेकलेस निकालकर कियारा को पहना दिया था। उस डायमंड नेकलेस को देखकर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उस डायमंड का नेकलेस की कीमत लगभग 360 करोड़ थी। नेकलेस पारीक परिवार की सबसे बड़ी बहू को मिलता था, मगर पारीक परिवार की सबसे बड़ी बहू को किसी ने देखा ही नहीं था। वो बहुत पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वो नेकलेस दादाजी ने कभी वैशाली को भी नहीं दिया था, मगर वैशाली ने उसे फिर भी हथिया लिया था और वो अपने कमरे में लाकर उस नेकलेस को हर रोज देखती थी, मगर उन्होंने भी पहले इस नेकलेस को कभी नहीं पहना था। कियारा भी इस नेकलेस के बारे में जानती थी, मगर उसकी माँ कियारा को भी वो नेकलेस देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आज घर की और अपनी इज्जत बचाने के लिए वैशाली जी को वो नेकलेस कियारा को पहनाना पड़ा था। हर किसी की नज़र उस नेकलेस पर थी। मन ही मन औरतें इस बात से जल रही थी कि कियारा की शादी उनके बेटे से न होकर अविनय से हो रही थी, मगर उनमें से किसी का भी बेटा अविनय की बराबरी नहीं कर सकता। वो तो इसी बात से खुद को खुशनसीब समझ सकती थी कि उन्हें इन दो बड़े परिवारों के बीच होने वाला मौका मिला था। कियारा नीचे आते ही अविनय के सामने आकर खड़ी हो गई। रोसलीना अलीना के पास गई और उसने झुककर कहा, काम हो गया है, अब देखना ये कैसे सबके सामने अपना ही मजा बनवाती है, और फिर इस परिवार की दूसरी बेटी होने के नाते मैं लूंगी कियारा की जगह। अलीना ने अपनी बेटी को मन ही मन शाबाशी दी और फिर उसने अचानक पूछा, लेकिन तुमने वो केमिकल मेकअप में मिला दिया था ना? रोसलीना ने कहा, अगर मैं मेकअप में उस केमिकल को मिलाती तो वैशाली मेरा जीना हराम कर देती। वो बुढ़िया बहुत चालाक है। तो तुमने क्या किया है? अलीना ने कंफ्यूज होकर पूछा। रोसलीना ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, मॉम बस देखो कि यहाँ क्या होने वाला है।